रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार बहुत ही तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। जो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, या कभी कभी समाकलित वेग समीकरण ना कहकर आपसे कह देगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा आपसे? वेग स्थिरांक का व्यंजक, स्थिरांक का व्यंजक। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि या तो समाकलित वेग समीकरण आपसे ज्ञात करने को कहे या वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करने को कहे, दोनों बात एक ही है। तो इसको हम डेरिवेशन है एक बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको करेंगे। जिन विद्यार्थियों को डेरिवेशन समझ में नहीं आता है वो आज के इस वीडियो में बने रहें, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, क्योंकि आप इसको नोट्स में अपने लिख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है क्या, तभी तो हम समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा बहुत ही सिंपल होता है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होते हैं, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कोई भी अभिक्रिया है, मान लेते हैं ये एक अभिक्रिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक अभिक्रिया है। तो हम इतना बेसिक बात जानते हैं कि जो इधर होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो इधर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतना बात हम जानते हैं। इधर का रिएक्टेंट कहते हैं, इसे प्रोडक्ट कहते हैं। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पे ये आता है कि कोई भी अभिक्रिया का, ये एक अभिक्रिया है तो इसका एक वेग होगा। तो किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है, किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है, वेग को हम आर से भी दर्शाते हैं। तो किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के, ये अभिकारक है तो अभिकारक के सांद्रता के, ध्यान से समझेंगे, ये अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। यही है शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब परिभाषा। तो आप कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये कोष्ठ का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोष्ठ का मतलब होता है सांद्रता, और ये शून्य हमने लिखा हुआ है, और ये एक क्या है? अभिकारक है, और अभिक्रिया के वेग को आर से दर्शाते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा याद हो गया होगा। मैं परिभाषा को लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, वेग ना कहकर आप दर भी कह सकते हैं, जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के, अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ गया होगा। परंतु मैं जो कमजोर स्टूडेंट है उनको भी मैं चाहता हूं कि उनको याद हो परिभाषा। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसको आप अलग तरीके से भी परिभाषा कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, ये थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर दूं। देखिए क्या हो जाएगा यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो आर, और ये क्या है, समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो यहाँ पे के एक नियतांक आता है, और ये जो है
a के पावर 0 हो जाएगा। हम ये भी बात जानते हैं कि कोई भी संख्या हो यदि उसका पावर यदि 0 है तो उसका मान होता है 1। कोई भी संख्या हो उसका पावर यदि 0 होता है तो उसका मान होता है 1। तो इसी प्रकार a के पावर 0 है तो इसका मतलब इसका मान होगा 1। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, r इक्वल टू k इंटू 1 हो जाएगा, इसका मान 1 है। तो अब 1 k में गुणा होगा तो ये क्या होगा, जो r होता है वो k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। तो देखिए हम एक तो परिभाषा यहाँ से कह दिए हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या तो आप ये कह दीजिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के बराबर होता है या शून्य घात पर निर्भर होता है। क्या कहेंगे आप, शून्य घात पर निर्भर होता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटर तो यही है कि आप ऐसे कहिए, बहुत ही सिंपल है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, उसको हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे हम समाकलित वेग समीकरण सिंपल वे में हम मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। इसी तरह आप लिख लेंगे कि माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जो इस प्रकार संपन्न होती है। यही एक अभिक्रिया है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद है। अभी आपको समझ में आएगा। अब इसका हम गणना कर रहे हैं, जो समाकलित वेग समीकरण है या वेग स्थिरांक का व्यंजक है वो अब हम ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखने के बाद आप यहाँ से लिखेंगे कि माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। अब हम इतनी बात जानते हैं कि हम जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया से जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है या जो दर होता है वो अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। ये बात हम जानते हैं। मतलब जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे, dr/dt। ये एक फॉर्मूला होता है -dr/dt, ये अभिक्रिया का दर का फॉर्मूला होता है। तो ये बताइए जो अभिक्रिया का वेग है इसका फॉर्मूला ये है। तो हम इतना बराबर r कह सकते हैं या r बराबर इतना भी कह सकते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी अभिक्रिया का, हम इसे भी कह सकते हैं किसी अभिक्रिया का वेग। तो किसी अभिक्रिया का वेग हम जानते हैं कि अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। ये इतनी बात हम जानते हैं, ऐसा हमने लिख दिया। अब इसको हम चाहें तो, अब ध्यान से समझेंगे, इस वाले को हम चाहें तो r को हटा भी सकते हैं। मतलब हम बस इतना हमको पता होना चाहिए कि r बराबर इतना होता है, इसलिए मैंने r लिखकर आपको बताया कि r के जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं और इसके जगह पर आप r भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मान लेते हैं dr/dt है। ये समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो यहाँ पे एक k नियतांक आता है और r शून्य हो जाएगा। अब हम इतना बात जानते हैं कि किसी के पावर यदि शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, -dr/dt k इंटू 1 कर देंगे कि नहीं, बिल्कुल कर देंगे। अब देखिए ये 1 में गुणा हुआ k में यदि 1 का गुणा होगा तो k ही न होगा, और ये इधर भाग में इधर आएगा तो k में गुणा कराएगा। तो सीधा हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से dr, और ये इधर जाकर k में गुणा कराएगा तो dt इंटू k हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा।
अब ध्यान से समझेंगे, ये इधर गुणा में है, ये भी आएगा तो इधर आएगा, मतलब ये भी इधर हम भेजेंगे तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर ही नहीं है, ये बीच में होता है, तो हम चाहें तो इसके साथ हम इसको भी भेज सकते हैं। तो ये के आया तो यहाँ पे माइनस आया, या माइनस को हम चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें मिल गया इतनी बात। ठीक है, इसको आप कोष्ठ में कर लेंगे। अब देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इतनी बात समझ में आ गया है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाता है k इक्वल टू आर 0 आया है, आर 0 का मान होता है 1, तो हमने 1 में गुणा करा दिया। और इसको यहाँ पे क्या है, ये इधर भाग में है, और इसको माइनस के साथ हमने इसको इधर भेज दिया, तो वो क्या आया है dt/k हो गया है। इतना हो गया। अब हम चाहें थोड़ा सा इसको आपको बेटर करने के लिए, आसान करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, k पहले लिख देता हूँ, अब नहीं ये जाएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे dt हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया। बेटर आपको लग रहा है। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है इधर। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ये इतना इजी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखकर आपको याद करना होगा। ठीक है, कि कौन सी स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हमें करना है। सबसे पहले हमने इसका अभिक्रिया के जो वेग हम निकाल रहे थे उसकी सहायता से ये हमने निकाला। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो समाकलन कैसे होता है, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन के ये चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा dr हो जाएगा, और इधर क्या है, इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो -k इंटू dt हो जाएगा। ये हो गया। अब ये समाकलन का चिन्ह है। अब समाकलन जो भी विद्यार्थी मैथ से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि समाकलन में जो भी कांस्टेंट होता है वो निकल जाता है। यदि इसका समाकलन होगा तो केवल बचेगा r, ये बचेगा। इधर यदि समाकलन होता है तो ये देखिए माइनस जो चिन्ह होता है वो निकल ही जाएगा, और के यहाँ पे नियतांक है वो भी निकल जाता है बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब हम इतना बात जानते हैं कि यदि dt का समाकलन हो तो यहाँ पे क्या निकलता है, t मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, और एक का समाकलन होगा तो केवल क्या निकलेगा, dt में से t निकल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं है, dt है तो यहाँ से क्या निकलेगा, t निकलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला r, यहाँ से -k इंटू t मिला, ये मिला। अब यहाँ पे एक क्या आता है, यहाँ पे एक आता है i क्या है, समाकलन स्थिरांक है। समाकलन हम कर रहे हैं ना, तो उसमें एक समाकलन स्थिरांक आता है जिसे आप चाहें तो i से प्रदर्शित कर सकते हैं या c से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इतना हमें मिल गया, तो इसको हम इस तरीके से कोष्ठ में कर देंगे और इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने ये निकाला था, उसके बाद इसका हमने समाकलन किया तो हमें ये मिला। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमें लगाना होता है। वो क्या कंडीशन है, हम ऐसा मानते हैं कि यदि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, मतलब यदि समय शून्य हो, यदि समय शून्य हो, ठीक है, यदि समय शून्य का मतलब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो उस समय जो अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है, जो अभिक्रिया की, यही तो है अभिक्रिया का सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता यही तो है अभिकारक की सांद्रता ना, अभिकारक है और कोष्ठ में हमने कर दिया तो सांद्रता कहलाएगा। तो अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो शून्य होगी। तो अभिकारक की सांद्रता शून्य होगी तो इसको हम R0 ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब यदि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो उस समय जो अभिकारक की जो सांद्रता होगा वो भी शून्य होना चाहिए। तो यदि ऐसा हुआ तो हम सिंपल वे में हम इनका मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो यदि t के जगह पर हम 0 रखते हैं, r के जगह पे हम क्या लिखते हैं R0, तो ये हम रखते हैं तो क्या मिलता है, इसके जगह पर हम रखेंगे तो R0 और यहाँ पे -k इंटू क्या हो जाएगा, t के जगह पर हमने 0 रख दिया और उसके बाद प्लस ये i हमने रख दिया। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है R0 इक्वल टू, ये तो शून्य हो जाएगा, 1 में गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे हमें क्या मिला, i मिला। तो यहाँ से हमें एक मान मिला कि जो i का मान है वो क्या हो जाएगा, r और शून्य हो जाएगा।
तो अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको i, यहाँ पे i दिखाई दे रहा है, तो इस i का मान यहाँ पे ये है, इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो हम लिखते हैं कि इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब हम इसका मान हम यहाँ पे सीधा डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे आर हम लिख देंगे और उसके बाद के और टी हमने लिख दिया और उसके बाद प्लस हम लिखकर आई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, आर नॉट लिखेंगे, तो आर जीरो हमने ये लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये इधर क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, बराबर के इधर आएगा तो, और ये सभी इधर क्या है माइनस में है, के टी इधर आएंगे तो प्लस में आएंगे, तो हम इसको पहले इधर भेजते हैं तो के टी हो जाएगा, और इसको हम इधर भेजते हैं तो ये प्लस में है तो इसको हम पहले लिख देते हैं आर जीरो, और ये जो प्लस में है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया ऐसे। अब ध्यान से समझेंगे आप, आपका अब सॉल्व हो गया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब देखिए इतना हमने किया, ये इधर टी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा इनमें, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला k इक्वल टू आर ज़ीरो और माइनस आर बाई टी, ये हमें मिला। अब यही आपका है समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला, ठीक है। और जहाँ पर ये क्या है आपका है प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता, मतलब जो अभिकारक की सांद्रता है ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये अंतिम सांद्रता है और ये समय है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगता है, आप यहाँ तक यदि समाकलित वेग समीकरण कहता है तो आप चाहे तो यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा इसको आगे ले जाएंगे तो आपको फुल टू फॉल जो मार्क्स होता है वो आपकी गारंटी हो जाएगा कि आपको मिलेगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन होता है, यदि जो आर जीरो है, आर जीरो के जगह पर हम ए मान लेते हैं और आर है वहाँ पर ए माइनस आर है ना, आर के जगह पर ए माइनस एक्स हम लेते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, कि आर जो नॉट है वहाँ पे ए मानेंगे और जो आर है वहाँ पे ए माइनस एक्स रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा k इक्वल टू आर नॉट के जगह पे ए हम रख दे रहे हैं और उसके बाद माइनस और उसके बाद आर के जगह पर ए माइनस एक्स बाई टी हमने कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप, ए माइनस ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये एक्स हो गया बाई टी, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ से हमें क्या मिला k इक्वल टू एक्स बाई टी मिला। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया, ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये आप इसको याद रखेंगे, ये आपका मेन फॉर्मूला है जो k इक्वल टू है क्या है x बाई टी है, ठीक है। और ये क्या है x यहाँ पे है वियोजन की मात्रा है, जो अभिकारक है ना उसका वियोजन की मात्रा, तो आप इतनी बात याद रखेंगे। और t क्या है समय है। तो आपको यदि आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए या वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सॉल्व करना होगा, तब जाकर ये आपको 5 नंबर आपको देंगे जो टीचर होंगे आपके। तो देखिए इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में आ गया होगा, परंतु मुझे पता है कि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा हो कि बहुत ही हार्ड है, कैसे हम याद करेंगे, कैसे क्या होगा। तो देखिए इसमें कोई भी हार्ड नहीं है, आपको अभी लग रहा है, बट आप इसको जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक और आपको रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले वीडियो को देख लिए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और उसके बाद सबसे पहले यहाँ तक आपको लिख लेना है, और लिखने के बाद आप इसको स्वयं को पहले देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, स्टेप आप याद कीजिएगा कि सबसे पहले अभिकारक हमें क्या निकालना है, अभिक्रिया का दर से हमें ये निकालना है, इसका बाद हमें समाकलन इसका कर देना है तो ये आएगा, फिर से हमें टी और आर का मान हम रखेंगे तो यहाँ पे आई का मान आ जाएगा ये, उसके बाद हमने मान पुटअप किया है ये आपका आ गया है। तो इस तरीके से
से स्टेप बाय स्टेप क्या हमें करना है ये आपको याद रखना है। तभी जाकर डेरिवेशन का यही एक फॉर्मूला ही है कि आपको स्टेप याद रखना है कि इस स्टेप के बाद हमें ये स्टेप करना है, तभी जाकर डेरिवेशन आएगा। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए बस प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, जब भी आपको लग रहा है कि भूल रहे हैं तो एक बार आप कॉपी ले लीजिएगा और रख लीजिएगा, उसके साथ साथ आप एक बार और इस वीडियो को देखिएगा। जब देखेंगे तो आपको पूरा पुनः क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। हमने समझाया है आपको तो आपको दिमाग में बैठेगा, तो फिर से आप इसको रिपीट करके 1-2 बार सोने टाइम पे भी आप इसको देख लेंगे केवल, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में, माइंड में बैठ जाएगा। तो इस प्रकार आप मेहनत कीजिएगा, आप जरूर सफल होंगे और आपको सभी डेरिवेशन भी समझ में आएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो या अदर कोई भी विषय का हो। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से बेसिक टू हाई आप सभी अपने चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।